आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। संघ लोक सेवा आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस, आरओ, बीईओ के प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, और भारत के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हैं तो आपको पता है, बैंकिंग की परीक्षा दे रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आना है। इकोनॉमिक्स आना है तो वहाँ पे मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बस आप एग्ज़ाम देने से पहले बस एक बार मेरी ये इन्फ्लेशन का वीडियो देख के जाइएगा। ये चैलेंज है कि आप एक आम भाषा में, माने एक बेकार सा आदमी जिसको कुछ नहीं आता वो भी देश की इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर निकाल लेगा। इतने आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। इन्फ्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, और अपनी देसी भाषा में बोलते हैं महंगाई। क्या बोलते हैं? महंगाई। महंगाई शब्द बना है महंगा होने से, और महंगा क्या होता है? याद रखिए, कीमतों में, कीमत मतलब प्राइस में, कीमतों में लगातार अगर बढ़ोतरी हो रही हो किसी दिए हुए समय में, ध्यान से सुनिए, किसी दिए हुए समय में अगर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो उसी को बोलते हैं महंगाई। इंग्लिश में बोलें तो परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। कैसा? परसिस्टेंट का मतलब लगातार बढ़ोतरी, परसिस्टेंट का मतलब लगातार, इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी, इन प्राइस लेवल मतलब कीमतों में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो उसी को बोलते हैं क्या? महंगाई, हिंदी में या देसी भाषा में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक, तो अब आ जाइए इन्फ्लेशन के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ। दो कॉन्सेप्ट हैं, एक चीज़ होती है डिमांड यानी मांग, और दूसरी होती है सप्लाई यानी पूर्ति। सप्लाई इंग्लिश में, हिंदी में क्या? पूर्ति। दो चीज़ होती है। क्या होता है? मान लीजिए, एक एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए एक बजाज का शोरूम है। किसका शोरूम है? बजाज मोटर बाइक का शोरूम है, जिसके पास 10 बाइकें आज की डेट में हैं शोरूम पे। ठीक, 10 लोग हैं जिनको बाइकों की ज़रूरत है। कितने लोग हैं? 10 लोग बाइक खरीदने जा रहे हैं बजाज पे। बजाज के पास कितनी बाइकें हैं? 10 बाइकें बेचने के लिए हैं। तो ये बताइए, मांग कितनी है? 10। सप्लाई कितनी है? सप्लाई यानी पूर्ति कितनी की है? 10 बाइकों की। तो 10 लोगों ने मांगा कि हमें बाइक चाहिए, और किसके पास? शोरूम के पास कितनी बाइकें हैं? 10। तो बताइए, मांग और पूर्ति आपस में बराबर है, तो प्राइस बढ़ेगी क्या? नहीं। प्राइस घटेगी क्या? नहीं, क्योंकि जितने लोगों को चाहिए था उतना मिल गया। लेकिन अगर एकाएक क्या हो जाए, 5 लोग और आ जाएं बाइक खरीदने। ध्यान से देखिए, कितने लोग आ जाएं? 10 लोग थे, 5 लोग और आ गए बाइक खरीदने, लेकिन यहाँ पे सप्लाई क्या बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो पहली कंडीशन, अगर मांग किसी चीज़ की बढ़ जाए, 10 थे 15 हो गए, अब 15 लोगों को बाइक चाहिए, शोरूम में बाइक कितनी है? 10। तो मांग अगर बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े ना घटे, सप्लाई उतनी ही रहे, तो अब बताइए क्या है? शोरूम वाला इन 10 बाइक की प्राइस को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं महंगाई। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सेम चीज़ में देखिए। मान लीजिए यहाँ कितने लोग थे? 10 लोग थे। शोरूम को 10 बाइक रखनी चाहिए थी, लेकिन शोरूम के पास किस्मत से आज 8 ही बाइक है। तो बताइए, डिमांड कितनी है? 10 लोगों की डिमांड है। सप्लाई बढ़ी कि घट गई? 8 ही बाइक बची। तो अगर डिमांड उतनी ही रहे और सप्लाई घट जाए तो भी क्या होगा? अब बताइए, शोरूम के पास 8 ही बाइक है, 10 के 10 चाहेंगे हम यही ले लें, तो भी इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्राइसेस यानी कीमतें कब बढ़ती हैं? किसी चीज़ की मांग बढ़ जाए तो, और सप्लाई उतनी ही रहे तो भी बढ़ेंगी। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये किसी चीज़ की बाइक की, अगर ध्यान से देखिए, 10 लोग थे और 8 बाइक थी। ध्यान से देखिएगा, डिमांड अगर, यहाँ देखिए, डिमांड अगर सेम रहे, 10 के 10 लोग हैं, लेकिन क्या घट जाए? सप्लाई घट जाए। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ हैं, डिमांड है, दूसरा सप्लाई है, ठीक, और तीसरा प्राइसेस है। देखिए, केस नंबर 1, अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई वही रहे, तो क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई एक और कब बढ़ती है? अगर डिमांड उतनी ही रहे और सप्लाई क्या हो जाए? कम पड़ जाए, तो भी क्या होती है? महंगाई बढ़ जाती है। यही मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या कहता है, किन किन कारणों की वजह से महंगाई बढ़ती है। बड़े आसान शब्दों में देखिएगा। सबसे पहला वही जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? कि 10 शोरूम पे कितनी बाइकें हैं? ध्यान से देखिए, शोरूम पे मान लीजिए 10 बाइक हैं, फिर से एक बार, ठीक, और 15 लोग आ जाएं, तो अब बताइए, मांग कितनी है? 15 की। सप्लाई कितनी है? 10 की। क्या होगी? प्राइस डिमांड पुल, मतलब डिमांड, मांग खींच लेगी, प्राइस को बढ़ा देगी।
तो सबसे पहला जो वजह है या सबसे पहला जो कारण है इन्फ्लेशन का वो क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर मांग जनित, ये मांग जनित होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति सबसे पहला, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ध्यान से देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए, ध्यान से देखिए, चीनी की बात करता हूँ, ठीक, चीनी है, चीनी 50 रुपये किलो थी। चीनी कितनी थी? 50 रुपये किलो, ठीक। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। पहले मैंने क्या पढ़ा है? मांग जनित मुद्रास्फीति, मतलब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए। अब मैं बता रहा हूँ किसी चीज़ की प्राइस नहीं, किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाए, लागत बढ़ जाए। लागत कैसे बढ़ेगी? मान लीजिए चीनी आज थी 50 रुपये किलो, ठीक। अब पता चला गन्ना जो है, गन्ने में जो भी यूरिया या फिर जो भी खाद लग रही है वो महंगा हो गया, उसकी वजह से गन्ने की प्राइस बढ़ गई, अब 50 रुपये हो गई। अब गन्ने की प्राइस बढ़ेगी तो बताइए अल्टीमेटली चीनी की प्राइस भी क्या करेगी? बढ़ानी पड़ेगी मिल को। क्यों? क्योंकि उनको गन्ना महंगा खरीदना पड़ रहा है चीनी मिल को। अब जब चीनी बनेगी तो चीनी की कीमत किसकी बढ़ जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। क्यों 100 रुपये हो जाएगी? क्योंकि बनाते समय गन्ने की शुरुआती कीमत, लागत बढ़ गई, ठीक। तो अगर किसी चीज़ की लागत बढ़ जाए, अगर किसी चीज़ की क्या हो जाए? लागत बढ़ जाए, वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन में युद्ध हुआ तो अब क्या हुआ? सप्लाई, मतलब क्या हो गया? खाद्य तेल या फिर जो ऑयल था उसकी कीमत क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक। किसी वजह से क्या हो गया? याद रखिएगा, कभी भी एक तो है लागत प्रेरित और दूसरा है मांग जनित। तो मांग जनित और लागत बढ़ जाए दोनों कंडीशन में। तीसरा जो टाइप है अंतर्निहित या फिर वेतन मूल्य मुद्रास्फीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए चीनी मिल था, ध्यान से सुनिए, एक चीनी मिल है जहाँ पे 100 मजदूर हैं, 100 के 100 मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी। क्या कहा? कि हम अब तब काम करेंगे जब हमारी सैलरी बढ़ेगी। मैं था मालिक, मैं कौन था? मालिक था। तो 100 वर्कर्स ने मेरी स्ट्राइक कर दी कि भैया सैलरी बढ़ाओ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुम लोग सैलरी बढ़ा देता हूँ मैं तुम लोगों की। तो मैंने उधर उनकी सैलरी बढ़ाई और उसको मैं बैलेंस कैसे कर रहा हूँ? जो चीनी में 50 रुपये किलो कीमत रखी थी उसकी प्राइस में बढ़ा के 100 रुपये किलो कर दूँ। तो इससे क्या हो गया? मैंने अपने मजदूरों की सैलरी भी बढ़ा दी और उसको कंपनसेट कैसे किया? अपनी कीमतों को बढ़ा के। तो इसको बोलते हैं वेज प्राइस इन्फ्लेशन। माने जब भी कभी वेज में और प्राइस में कंफ्यूजन हो जाए, यानी श्रमिक आपके क्या करते हैं? बढ़े वेतन की मांग करते हैं कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, और मालिक वेतन बढ़ा दे लेकिन क्या कर दे? उसको कंपनसेट करने के लिए कीमतों को भी बढ़ा दे। तो ये होता है बिल्ट इन यानी वेज प्राइस इन्फ्लेशन या फिर वेतन मूल्य मुद्रास्फीति। तो अब तक आपने पढ़ा मांग पुल यानी मांग जनित, दूसरा लागत प्रेरित, तीसरा वेतन मूल्य मुद्रास्फीति। अब चौथा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी इन्फ्लेशन। आजकल के टाइम पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में यानी सिस्टम में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे छाप दे, ये क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा कैसे पैसे छाप दे? मतलब देखिए, अगर क्या हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जाए, मेरे पास भी 5 लाख रुपए आ जाए, ध्यान से देखिए, मेरे पास भी 5 लाख रुपए आ जाएं, आपके पास भी आ जाएं, सबके पास 5-5 लाख रुपए आ जाएं, तो अब वही प्याज, ठीक, वही प्याज को खरीदने के लिए जो मैं 1 लाख रुपए दे रहा था, अब क्या है? सबके पास 5-5 लाख है, तो सभी कोई खरीद सकता है। तो अब उस प्याज की कीमत अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की सप्लाई हो जाए, पैसे की, भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 5 रुपये था, ठीक, 5 रुपये था, तो 5 रुपये के हिसाब से अब सबके पास 5-5 रुपये है। जब पूरा सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में या इकोनॉमी में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की सप्लाई कर दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भी क्या बढ़ जाती है? महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, सप्लाई चोक। सप्लाई चोक मतलब आपूर्ति झटके। मान लीजिए साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में सप्लाई होती है किसकी? क्रूड ऑयल की। साउथ इंडिया से आ रहा है नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ, एकाएक भूकंप आ गया, 3 दिन के लिए सप्लाई कट हो गई। एकाएक क्या हो गया? भूकंप आ गया या कोई डिज़ास्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, एकाएक क्या हो गई? सप्लाई कट हो गई इस पूरे रीज़न की। अब बताइए, यहाँ पे तेल ख़त्म हो रहा है, बीच में सप्लाई कट गई, या कोई क्या है? सप्लाई चोक हो गई। अगर भाई सप्लाई ही एकाएक रुक गई, चोक हो जाए, तो अब बताइए तेल की कीमतें क्या होंगी? फिर आसमान छूने लगेंगी। यहाँ पे भाई पता चल जाएगा कि जो अब भूकंप का झटका आया, तुरंत कट, तेल की सप्लाई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक, ट्रकें आनी बंद, ट्रेन बंद, चूँकि भूकंप आ रहा है लगातार। तो अब क्या होगा? भूकंप या कोई भी आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो अब क्या हो गया? सप्लाई जैसे ही कट हो जाती है तो यहाँ पे किसकी प्राइस बढ़ जाएगी? तेल की कीमत बढ़ जाएगी। उसकी वजह से भी महंगाई होता है। और सबसे लास्ट आता है
बिल्ट इन एक्सपेक्टेशन। बिल्ट इन एक्सपेक्टेशन का मतलब जैसे ही नवरात्रि आती है तो लोग को पता है, ध्यान से सुनिए, लोग को पता है सेब की कीमत बढ़ जाएगी ना, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, बिल्ट इन एक्सपेक्टेशन। लोग मन में भावना बना लेते हैं कि अब नवरात्रि आ रही है, सेब की प्राइस बढ़ जाएगी, और निश्चित तौर पे जो 150 किलो वाला सेब था वो अब 200 रुपये किलो हो गया। ठीक, तो ये होता है बिल्ट इन एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन। तो कितनी वजह से बढ़ती है इन्फ्लेशन? 6 वजहों से इन्फ्लेशन बढ़ती है। 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अभी तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेज़र कैसे करेंगे इन्फ्लेशन को। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ये गारंटी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगली 2-3 वीडियो को देखिएगा। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं बता दूं, ये सारी PDF आपको टॉपर्स कोड पे मिलेगी, और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि वहीं पे सारी न्यूज़ में डालता हूँ। थैंक यू सो मच।